this is the initiative under Team Life. So what we have done here, so Team Life, you all are already aware. So in this initiative, we will basically it is for the purpose of sharing knowledge, information, and as well as for like to achieve our objective of completing our MBA. So today we will discuss about the accounting. So I'll start from the I'll start from the like few exams, few past years exam which I have studied. So I have I have studied 2 years एग्जाम्स पेपर्स. तो ये थे 2015 का क्वेश्चन पेपर एंड एज वेल एज समवेयर अराउंड आई थिंक 2018. तो इन दीज टू एग्जाम पेपर्स आई रियलाइज्ड कि इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए. तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं. जनरली दे गिव एक ट्रायल बैलेंस देते हैं. बेस्ड ऑन दैट ट्रायल बैलेंस वी हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. ओके. सो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के अंदर एट टाइम्स with those questions certain adjustment entries are given. So कभी कभी additional adjustment entries दे देते हैं in the question paper, but sometimes they don't give the adjustment entries. So in the then there is a one question on cash flow statement. Okay. So generally cash flow statement comes for around 14 marks. So 14 marks के अंदर it comes generally in two parts. One part is the practical question में कोई भी ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देते हैं. बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट we have to prepare a cash flow statement, either direct or indirect method that is mentioned in the question which method is to be used. और एक कुछ partially theory का they ask certain theory questions. तो theory questions में कुछ भी हो सकता है कि like benefit of the cash flow statement or what kind of cash flow statements are there, what is the advantage disadvantage of the cash flow statements. तो generally इस तरीके के question cash flow statement से related आते हैं. फिर देन एक क्वेश्चन आता है वेरिएंस एनालिसिस का. वेरिएंस एनालिसिस में जनरली जो क्वेश्चन आता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस पूछे जाते हैं. तो ये हमने जैसे क्लास में स्टडी किया था लाइक मटेरियल वेरिएंसेस. देन मटेरियल को डिवाइड करते हैं हम एफिशिएंसी वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस. तो दीज काइंड ऑफ वेरिएंस एंड then one or two questions come for the contribution part. Like contribution के basis पे we have to make the like decision about the pricing. कितनी हमें pricing रखनी चाहिए product की to arrive at a defined profit. ठीक है. या फिर break even volume पूछ लेते हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. एंड एक दो बार क्वेश्चंस बजटिंग से रिलेटेड भी आए हैं जिसके अंदर फ्लेक्सिबल बजटिंग एंड स्टैटिक बजटिंग के बारे में पूछा जाता है. ठीक है. तो दीज आर दी वेरियस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अलावा कुछ थ्योरीज भी पूछी जाती हैं. जो थ्योरीज के क्वेश्चन है कभी कभी वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं, कभी कभी कम आते हैं. तो इट डिपेंड्स. तो थ्योरी भी आई थिंक थ्योरी में तो जो whatever we have studied, so if we mention, so we will get good marks. Okay. So this is the overview. So in today's section we will cover this one, profit and loss account and balance sheet. So till here anyone has any question like about this, or if anyone doesn't understand, किसी को यहाँ पे कोई issue है या कुछ discuss करना है. और सचिन, ये जो ट्रेंड बता रहे हो ये कितने टाइम से ट्रेंड है? ये जो लास्ट ये मैंने ट्रेंड वैसे लास्ट 3 to 4 years का देखा है. ठीक है. तो उसके अंदर जनरली ये सब आता है. ठीक है. तो ये एक ट्रेंड है जो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है, जिसमें इसमें सब्जेक्ट मैटर यही होते हैं, क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होता है.
बट थोड़ा क्वेश्चन को है ना मोल्ड कर देते हैं, कभी कभी है ना उसको, कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि यू हैव टू गिव अ प्राइसिंग डिसीजन, और ब्रेक इवन वॉल्यूम कितना है, या फिर शट डाउन पॉइंट क्या है। और कभी कभी क्या होता है ना कि दे आस्क फॉर लाइक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लाइक सिचुएशन, कि लाइक वेदर दे शुड कंटिन्यू देयर बिजनेस। सो सेंस वही होता है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। तो वैसे पैटर्न ओवरऑल यही रहता है। तो एनी ओके तो ओके। तो ये शैल वी सचिन जी, स्टार्ट? ये हाँ जो हाँ ये 14-7 ये नंबर्स लिखे हुए हैं, कितने नंबर का हाँ, ये क्वेश्चन है? मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं, बिकॉज हमारे ओके। जनरली 6 क्वेश्चन आते हैं, 14 मार्क्स ईच। तो टोटल इट कम्स टू अराउंड 84। तो पेपर 70 नंबर का या उससे ऊपर का है एक्सटर्नल? नहीं, पेपर हमारा जनरली 70 नंबर का पेपर, तो 70 नंबर का ही होता है। बट वाई इट अच्छा। इज 84 की, लाइक आता है कि 6 में से 5 करने हैं। ओके कई ओके बार आता है कि 7 में से 5 करने हैं। जब 7 में ओके से 5 करने हैं तो फिर ये और 14 मार्क्स और ऐड हो जाते हैं, तो ये ओके 98 का हो जाता है। ओके ओके। ठीक, थैंक यू, कंटिन्यू। ठीक है। सो now we'll discuss about that question about the accounting. So when you will attend this any question of accounting, so you have to keep certain things in mind कि like कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसकी स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब क्या होता है कि लाइक इफ यू क्वेश्चन में जो जो चीजें पूछी हैं, और कभी भी कोई भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाते हैं, तो व्हाट क्या क्या चीजें हैं जो हमें बेसिक चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो आपने तो हर स्टेप का हमें मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा एंड में अगर मेरा आंसर ही गलत आ गया तो मेरे सारे क्वेश्चन ही, सारा मेरा जितना भी क्वेश्चन है वो वेस्ट हो गया, सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है। अगर हाफ ठीक है तो एटलीस्ट आई विल गेट 50% ऑफ मार्क्स। ओके, तो पार्शियल मार्किंग होती है। Second one is, so when we do these steps, so there are various things we need to take care. So like if I tell you like कि when we prepare income statement, तो जब हम income statement बना रहे हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, for example like I'll show you, for example just a minute. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन था जॉर्डन सेल्स कंपनी का, तो आप देखोगे जब इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया था उसमें सबसे पहले दिया था जॉर्डन सेल्स कंपनी ट्रायल बैलेंस एंड द पीरियड, देन दे हैव गिवन दिस एंटायर ट्रायल बैलेंस। ओके, सो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि व्हाट वी नीड टू डू, क्या रिक्वायर्ड है, कंप्लीट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज फॉलो। नंबर 1, classified multi-step income statement for the reporting year ended 31st March 2016। सो यहाँ पे हमें इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, या एनी सचिन ये क्वेश्चन? थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, थोड़ा दिखने में, जूम कर दो इसे। कोलैप्स, हाँ, और थोड़ा सा साइज बढ़ाओ। एक बार ये तो बड़ा कर दो, हाँ ठीक है ठीक है। सो इसके अंदर वी हैव टू प्रिपेयर अ इनकम स्टेटमेंट, एंड एट टाइम्स क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि खाली इनकम स्टेटमेंट बनाना है या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना है। कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है कि टू इंक्लूड इनकम टैक्स एक्सपेंस अज्यूमिंग अ 25% टैक्स रेट। ठीक है, तो इनकम टैक्स का ऊपर ट्रायल बैलेंस में कहीं कोई रेफरेंस नहीं है, तो इन्होंने बोला है कि इनकम टैक्स लगाना है आपको इन एडिशन वाइल प्रिपेयरिंग दिस इनकम स्टेटमेंट, एंड यूज द फॉलोइंग सब टोटल्स। तो हमारी इनकम स्टेटमेंट में ये सारे सब टोटल्स दिखने चाहिए स्पेसिफिकली, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, इनकम बिफोर इनकम टैक्स, नेट इनकम एंड
EPS। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये हमारे की स्टेप्स हैं। एंड नाउ यू कैन रियलाइज कि यहाँ पे जो हमारे मार्क्स मिलेंगे, तो लाइक इन ईच स्टेप्स देयर आर सर्टेन मार्क्स आर एलोकेटेड एट ईच ऑफ दीज स्टेप्स। तो कभी कभी तो ये क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन होंगे वेरियस स्टेप्स, और जनरली मेंशन नहीं होते, बट इस क्वेश्चन में थे जो मैंने पिक किया है। Then we have to prepare a balance sheet at the end of the reporting period, 31st December, sorry, March 31st, 2016. So this should include what it should include. It should include income tax for the current year in income tax payable, because इन्होंने यहाँ पर दिखाया कि ट्रायल बैलेंस में कहीं इनकम टैक्स के बारे में नहीं बताया था। तो एक तो चीज ये थी कि हम इनकम टैक्स चार्ज करके सीधे बैंक को या कैश को कम कर देते, बट इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि इसको पेबल में दिखाना है, तो वी डोंट हैव टू पे। एंड डिविडेंड्स के जो चीजें हैं वो हमें डिविडेंड को रिटेन अर्निंग में दिखाना है। तो ये दो चीजें इन्होंने बताया है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें जो कैप्शंस यूज करने हैं वो एसेट्स में करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में बाइफर्केशन होनी चाहिए, लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में होनी चाहिए, और शेयर होल्डर्स इक्विटीज in contributed capital and retained earning. So these are the basically this is the entire question. So in this so when we talk about this question, so like you mentioned, if you see this Jordan Sales Company trial balance as at 31st March 2016. So when you will prepare your income statement, okay, so when you will prepare this income statement, so you have to टेक केयर कि ऊपर सबसे पहले आपको कंपनी का नेम लिखना है, व्हाट स्टेटमेंट यू आर प्रिपेयरिंग एंड फॉर व्हाट पीरियड। तो जब भी इनकम स्टेटमेंट होती है दैट इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो अगर वो 1 साल की है वी विल मेंशन फॉर द ईयर एंडेड, अगर वो 6 मंथ की है वी विल मेंशन फॉर द 6 मंथ एंडेड, और अगर वो 3 महीने की है वी विल मेंशन फॉर द 3 मंथ्स एंडेड। तो जो भी पीरियड है वो यहाँ पर मेंशन करना है। अलोंग विद दैट जो हमारा पीरियड एंड डेट है वो हमें मेंशन करनी है। ओके, सो पीरियड मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हेन वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट कभी भी किसी पीरियड की नहीं होती, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है, और बैलेंस शीट में आता है कि उस पर्टिकुलर डेट पे उस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं, यानी क्या क्या लेनदारी हैं, क्या क्या देनदारी हैं, क्या उसकी एसेट्स हैं। तो वो सारी चीजें आती हैं बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट पर होती है। तो सपोज अगर मेरे पास एक बिल्डिंग मेरे पास 30 मार्च 2016 को थी, लेकिन 30 मार्च 2016 को मैंने बेच दिया, उसको बेच के मेरे पास फंड आ गया है बैंक अकाउंट में। तो 31 मार्च को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे वी विल नॉट मेंशन दैट बिल्डिंग इन आवर बैलेंस शीट। उस बिल्डिंग की जगह जो मेरे को कंसिडरेशन मिली है कैश में या बैंक में, वो मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है, और जब भी आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट उसके अंदर देना है। तो आई जस्ट शो यू वंस द फॉर्मेट आल्सो। तो ये फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का। तो इनकम स्टेटमेंट का ये जनरल फॉर्मेट है। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन क्वेश्चन आस्क समथिंग एल्स तो वी हैव टू प्रिपेयर दीज फॉर्मेट्स अकॉर्डिंगली। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला था स्पेसिफिकली, ये जो मैंने बोल्ड किए हुए ना ये सारे स्टेप्स मांगे थे। इनकम देन सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, देन इनकम, देन टोटल एक्सपेंस they have asked as a subtotal, तो I have mentioned here income from operations they have asked। तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है जिसमें पर्टिकुलर्स आना चाहिए। ये सब टोटल वाला कॉलम आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इसको अगर इग्नोर भी करेंगे तो चलेगा, बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप एक सब टोटल का सेक्शन बनाएं। ठीक है, उसमें जो भी आपकी एडजस्टमेंट होती है तो वहां आप शो कर सकते हैं। ठीक है, and final amount whatever is appearing is mentioned in the last column। so similarly when you will prepare the balance sheet, तो आपको सबसे लेफ्ट साइड में हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, राइट साइड में एसेट्स आती हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले जनरली हम शेयर होल्डर्स इक्विटी लिखते हैं, देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड देन करंट लाइबिलिटीज। ओके, इसमें सचिन
इसमें जो बैलेंस शीट बनता है तो इसमें एज ऑन 31 मार्च 2016 मतलब अप्रैल 2015 से मार्च 31 मार्च 2016 इसके बीच में 1 ईयर का होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नहीं नहीं, बैलेंस शीट जो होती है ना, जो हमने अभी वो था, बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट की होती है। बैलेंस शीट है ना, सी, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट देखोगे ना, उसमें लिखा होगा फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये पूरे साल का लेखा जोखा है। यहाँ जो सेल्स है ना 99,000, ये हमारी 12 महीने की सेल है, ठीक है। ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पीरियड का होता है, लेकिन जो बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट हमारी एक पर्टिकुलर डेट की होती है। बैलेंस शीट में कभी भी इसमें जो ट्रांजैक्शन, आप इसमें जो चीजें देखोगे ना, आप जैसे देखोगे कैपिटल, कैपिटल पूरे साल में कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस शीट डेट पे जितनी कैपिटल है हम उतनी मेंशन करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग, पूरे साल में की कंप्यूटेशन के लिए हमने यहाँ लिख दिया है कि हमारी नेट इनकम कितनी आई है। वैसे जो बैलेंस शीट में गया है वो फाइनल अमाउंट गया है कि मेरे पास क्लोजिंग में कितनी रिटेन्ड अर्निंग थी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, नोट पेबल्स, हो सकता है मैंने इस पे इंटरेस्ट भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, पूरे साल में कम ज्यादा हुआ हो, लेकिन यहाँ पर जो ईयर एंड पे जो पोजीशन है वो दिखाई जाती है। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है कि पूरे साल में जितनी भी मेरी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसके बाद अल्टीमेटली मेरे पास क्या है, वो बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चन टिल नाउ? नहीं करते। ओके, सो नाउ सचिन भाई एक चीज और, हाँ सचिन भाई जो आपने भी बैलेंस शीट दिखाई है, बैलेंस हाँ, शीट में मैडम जो स्टेटमेंट्स करा रही हैं उसमें शेयर होल्डर की अलग स्टेटमेंट नहीं है क्या? देखो शेयर होल्डर्स इक्विटी जब मैडम कराती है ना, हाँ उसको स्टेटमेंट अलग नहीं आती। बिकॉज आप देखोगे जब मैडम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का टोटल कराती है ना, तो हाँ। उसका टोटल है ना, लाइबिलिटी साइड का शेयर होल्डर इक्विटी मिलाने के बाद ही मैच होता है एसेट से। नहीं, हाँ बैलेंस शीट में यू आर राइट, होता तो ऐसे ही है, लेकिन जो मैडम करा रही थी उसमें स्टेटमेंट्स 3 थी। सो वी नीड टू फॉलो ओनली 2 या थर्ड भी बनानी पड़ेगी और वो फिर इसमें कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं मतलब ऐसा नहीं है, आप ऐसे बनाएंगे तो देन ऑल्सो यू विल गेट, मतलब एक्चुअली होती तो ऐसे ही है। आप किसी भी की भी बैलेंस शीट देखोगे, ऑल्दो ये मैंने टी फॉर्म में बनाई है, इसको जो हम एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं, जिसमें लाइक ये जो एसेट्स आई है ना, ये पूरा सेक्शन, लाइबिलिटी सेक्शन, ये एसेट्स पूरे सेक्शन के टोटल एसेट्स के नीचे से शुरू होता है। तो मैडम क्या करती थी, मैडम ने जो क्लास में कराया था उसमें पहले टोटल एसेट्स दिया था, उसके बाद यहाँ से लाइबिलिटी शुरू की थी, जिसके अंदर ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज पहले दिया था, लास्ट में शेयर होल्डर इक्विटी दिया था, जी। है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। नहीं बट मतलब जैसे, शेयर होल्डर इक्विटी लाइबिलिटीज का ही पार्ट होता है। नो दैट आई कम्प्लीटली एग्री, आई मीन ये तो मुझे भी याद है थोड़ा बहुत कॉलेज का, लेकिन जो फॉर्मेशन अब मैम देख रही है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे हमें अमित दास सर ने बोल दिया कि जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे ही लिखना है। So do we need to follow a structure being dictated by Monica ma'am or this will be acceptable? Any clarity on that? Because वो स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट है, हमने इंडियन फॉर्मेट में नहीं पढ़ा है। मुझे भी खैर बीकॉम के ये 20 साल हो रहे हैं, लेकिन दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच वी स्टडीड व्हिच यू आर शेयरिंग। सी, उसमें क्या है ना, आप बोलोगे ना इंडियन स्ट्रक्चर, आप मतलब जब ये मैंने बनाया, मैंने ऐसे बना दिया, वैसे मेरे को ध्यान नहीं रहा, बट इंडियन स्ट्रक्चर है ना, अब इंडियन बैलेंस शीट भी उसी स्ट्रक्चर में पब्लिश होती है। जी, ठीक है, ओके तो ओके। आप इसको उस स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, ये जो एसेट्स आई है ना सारी, ये लाइबिलिटीज इसके नीचे से शुरू हो जाती हैं टोटल एसेट्स के। हेलो 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 हेलो। ये सचिन के नहीं सुनील भाई तुम मुझे चुप करा रहे हो? नॉइस नॉइस आ रहा है आपकी तरफ से, आप क्वेश्चन पूछ के ना इसको म्यूट कर देना, क्योंकि ये रिकॉर्ड, विवेक भाई ये रिकॉर्ड हो रहा है और कोई इसको हम इशू नहीं सर, डालेंगे। कोई इशू नहीं, आई गॉट इट, जस्ट थोड़ा किडिंग। फेयर इनफ, हाँ फेयर इनफ। सचिन भाई हाँ, आगे चलते हैं जी। तो आपको ये यू अंडरस्टूड दिस कि लाइक आप उसमें भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, तो बट सचिन इसका कोई चैलेंज नहीं आएगा ना, किसी को मार्क्स वगैरह का कोई चैलेंज नहीं होगा ना, कोई जो चैलेंज मैम? आना नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं एक बार है ना फिर देख लूंगा और वी विल गिव
बाकी अगर करना है कोई फर्क नहीं, आप वैसे ही बना लेना, अगर कोई डाउट है तो एसेट्स के नीचे ही लायबिलिटीज डाल देना। No, Sajjan bhai, actually we are comfortable with this one, but ma'am shared a new format. That's why I inquired if we have some clarity on this. तो Because उसके हमारा ऊपर भी comfort हम है उसके ऊपर भी एक एक्चुअली टॉपिक ला देंगे फिर नहीं, कॉल ला एक्चुअली देंगे। क्या है ना, मैं आपको बोलूं डिफरेंट कंफर्ट से ठीक है, आपका कंफर्ट इसमें है, बट दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। जो लाइबिलिटी वाला पूरा सेक्शन है ना, दोनों जो ये पूरा है, आपको बस ये उठा के एसेट्स के नीचे डालना है, ठीक है। नहीं तो उसमें तो शेयर होल्डर स्टेटमेंट एक अलग नहीं थी। नहीं, उन्होंने क्या कहता ना, अलग नहीं थी वो। पहले हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिस्कस की थी, फिर करंट लाइबिलिटी, फिर शेयर होल्डर इक्विटी, और दोनों का जब हमने लास्ट में टोटल किया था ना, तो हमने इस शेयर होल्डर इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज तीनों का टोटल किया था, वो एसेट से मैच किया था। सी वो तो सेम ही आएगा मैं आपको कंसेप्ट एक बार बता देता हूँ। जैसे ये कंपनी होती है ना, जी। फॉर अ कंपनी ना, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी इवन फ्रॉम द ओनर्स, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर इक्विटी है, वो उसके ओनर्स ने कंपनी को एक फंड दिया है बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, जिसके रिटर्न में कंपनी शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती है, ठीक है। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो जो कुछ बचता है सब कुछ शेयर होल्डर्स के पास चला जाता है। तो फॉर अ बिजनेस, इवन शेयर होल्डर इक्विटी इज अ लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस, ओके। जो उसे ओनर्स को देनी है, और इतने वो पूरी इक्विटी वापस नहीं कर देता, उसके रिस्पॉन्स में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, बिजनेस देता है, ठीक है। तो ओवरऑल इफ यू सी, इवन शेयर होल्डर इक्विटी इज आल्सो अ लाइबिलिटी। तो जब भी आप बनाएंगे, ये लाइबिलिटीज का पार्ट है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, टोटल लाइबिलिटीज का पार्ट ही रहेगा शेयर होल्डर इक्विटी। वो मैडम ने सेक्शन वाइज बताया था, इसलिए आपको लग रहा है, बट उसको लाइबिलिटीज में ही इंक्लूड किया था। डन ओके, डन, थैंक्स। बट स्टिल इफ यू हैव दिस क्वेरी एंड इफ यू आर नॉट कन्विंस एंड यू वांट टू गेट इट कंफर्म, तो वी विल चेक, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आई नो एज ऑफ इट्स अ मैटर ऑफ फॉर्मेट, नथिंग एल्स। एंड ऑफ द डे बैलेंस शीट ऐसे ही बनेगी और लायबिलिटी और एसेट्स हमेशा इक्वली आने चाहिए। बट हाँ, एक बार चेक हो जाए कि इफ शी इज एक्सपेक्टिंग दैट फॉर्मेट एंड वी फॉलो दैट, देन दैट्स ओनली तो क्लैरिटी जिस दिन इसका एक हमारा अकाउंट्स का टेस्ट भी होना है ना, कुछ समथिंग, भाई नाम मत तो लो उस दिन यार, कंफर्म कर लेंगे। नाम मत लो, शायद भूल जाए। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, जी ठीक है। जी तो तो ये मैंने ना, जो मैडम ने जो असाइनमेंट दिए थे ना, मैंने उसी में से क्वेश्चन उठाया है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है, उसके बाद हमें बोला गया क्या क्या करना है, ठीक है। ठीक है। सो तो मैंने जब ये, तो व्हाट वी विल डू कि इट इज सजेस्टेड, ठीक है, ऑल्दो सबका अपना करने का तरीका होता है। तो व्हाट इज सजेस्टेड कि जब भी आप ट्रायल बैलेंस की कोई एंट्रीज करें ना, तो ऊपर से एंट्री, सो दैट कि कोई एरर ना हो, ऊपर से एंट्री पकड़े, और एंड तक जो जो एंट्री जहां जहां आनी है ना, उसको प्लॉट करते जाएं, ठीक है। तो ठीक है। उसके लिए बेस्ट वे क्या है कि लाइक, पहले आप क्वेश्चन में यू जस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट अंडरस्टूड कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या बनाना है। लाइक इस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं, तो इसमें हमें एक तो क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट बनानी है और क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनानी है। तो इसमें आप क्या करना, जब भी आप क्वेश्चन करोगे, पहले एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेना, तो पहले एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेना और एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेना, ठीक है। एंड जैसे जैसे एंट्रीज आती जाएं, यू कैन जस्ट पुट इट, कि अगर कहीं थोड़ा सा, जैसे हमें एक अंदाजा रहता है क्वेश्चन करने के बाद कि नॉन करंट एसेट्स हैं, कितनी एंट्रीज होंगी, करंट एसेट्स की कितनी एंट्रीज होंगी, तो थोड़ा थोड़ा स्पेस देके यू कैन मेक दीज 3-5 सेक्शंस: नॉन करंट एसेट्स, शेयर होल्डर्स इक्विटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। सिमिलरली इनकम स्टेटमेंट तो ऑलवेज वैसे ऊपर से ही शुरू होगी, एल्स तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो व्हेन वी सी दिस क्वेश्चन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश, सो
ट्रायल बैलेंस में जो कैश होता है, कैश इज आर करंट। मैं ना इसको इससे हटा रहा हूँ एक बार, ठीक है, स्लाइड शो से, बिकॉज ठीक हमें है ना ठीक है, क्वेश्चन भी देखना है एंड एज वेल एज वी हैव टू सी द आंसर। आंसर आल्सो, कि क्या उसका ट्रीटमेंट क्या है। हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल कैश इज आर करंट एसेट्स। तो जो हमारा हम्म, करंट एसेट्स का सेक्शन है वहां मैंने कैश डाला 58,000। ओके, देन अकाउंट्स रिसीवेबल अगेन ये हमारा करंट एसेट्स है, तो आई हैव मेंशन्ड अकाउंट्स रिसीवेबल 49,000। सी, बिकॉज मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ रखा है, तो आई नो कि मेरे को किस में एडजस्टमेंट करनी है। मेरे को यहाँ जो एडजस्टमेंट करनी है सिर्फ इन, एक तो रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्टमेंट करनी है बैलेंस शीट के अंदर, और एक मेरे को इनकम टैक्स पेबल में एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। और कहीं पे मेरे को कोई एडजस्टमेंट का स्कोप दिख नहीं रहा है बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, तो व्हाट आई विल डू कि बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन इन दोनों के से सेक्शंस हैं, जैसे इनकम टैक्स पेबल और मेरे रिटेन्ड अर्निंग, इन दोनों को तो मैं अपने सब टोटल वाले सेक्शन में रखूंगा ही रखूंगा अलोंग विद अदर्स, ठीक है। तो ये एक बार चीज समझ में आ गई व्हाई आई हैव ये सब टोटल वाले सेक्शन में क्यों रखा है। नहीं एक्चुअली सचिन, जब ये क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पूरी बैलेंस शीट का एक वो लेआउट बना के रख लेना है, ठीक है, करने से पहले, और ये हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद हाँ ये जो क्वेश्चंस है इधर देख के कि ये शेयर होल्डर इक्विटी में, कैपिटल में क्या वैल्यूज आएंगी, फिर इधर से देख देख के फटाफट भर देना है, राइट। हाँ, नहीं यही मैं बताने की इसलिए कह कोशिश। रहा हूँ कि हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाइक जब हम बैलेंस शीट और P&L बनाए ना, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के वी शुड, हमें थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि हमें कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। वाई आई एम सेइंग कि जो हम क्वेश्चन करेंगे ना वो हम क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि पेपर में मैं उसे काट के फिर दोबारा बनाऊंगा, ठीक हाँ, है। टाइम नहीं तो होता दैट्स मतलब। व्हाई एंडेवर इज कि हम पहले से आइडेंटिफाई कर लें कि किस किस में एडजस्टमेंट होनी है। तो जैसे क्वेश्चन में अगर मैं पढ़ता हूँ तो इसमें जो एडजस्टमेंट बोली है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो खाली एक इनकम टैक्स एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है, ठीक अच्छा, है। तो ये कैसे और कैसे बैलेंस, पता लगा कि ये कैसे पता लगा कि ये इनकम टैक्स की है? ये मैं अज्यूम बता कर रहा देता है हूँ, या फिर उसको? हाँ ठीक, हाँ, मैं बता देता हूँ। जो ट्रायल बैलेंस में जो पार्ट आ रहे हैं ना, उनकी कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होती, ठीक है। ठीक है। बिकॉज उसका है ना डबल इम्पैक्ट दे रखा है, वो हमारे ट्रायल बैलेंस से फिगर उठा के सीधे या तो मेरी बैलेंस शीट में जाएगी या P&L में जाएगा, ठीक है, इनकम ठीक है। स्टेटमेंट में। तो उसमें कोई ठीक है। एडजस्टमेंट नहीं होती। तो लेकिन जब उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो उसका मेरे को डबल इम्पैक्ट देना होता है हमेशा, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। तो जो ट्रायल बैलेंस के बाद में दिया होगा वो सारी हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, अच्छा, तो अंडरस्टूड। ट्रायल बैलेंस। जैसे ठीक है। सचिन ट्रायल उस ट्रायल बैलेंस में जाना, इसमें से हाँ लास्ट में जो लिखा हुआ इनकम टैक्स एक्सपेंसेस नॉट येट कंप्यूटेड, हाँ, तो मतलब इसको हम लोग एडजस्ट करना है, बाकी किसी कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे देखो नॉट येट कंप्यूटेड, ये एक दे रखा है कि ट्रायल बैलेंस में इन्होंने इस क्वेश्चन में दे दिया कि इनकम टैक्स एक्सपेंस है नॉट येट कंप्यूटेड। हो सकता है अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती ना, तो भी मतलब हमें वो काम फिर भी करना पड़ता एडजस्टमेंट। वो ओके। एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ती, बिकॉज अगर देखो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ये लॉस में होता तो इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होती। तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, कंप्लीट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज फॉलोज, classified income statement for the reporting year ended 31st March 2016। like हमें एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो व्हाट शुड बी इंक्लूड इनकम टैक्स एक्सपेंस। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है इंक्लूड इनकम टैक्स एक्सपेंस अज्यूमिंग अ 25% टैक्स रेट, ठीक है। तो जब ये हमें एडिशनल इंक्लूड करने के लिए बोला है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट होनी है। ठीक है, अगर ठीक है, समझ आ गया। 25%, जैसे 25 और 30 जो भी वो दिया रहेगा ऑलरेडी, हाँ, अगर नहीं दिया तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो हम लोग सब अज्यूम करके कर सकते हैं, नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। अगर देखो लिखा अज्यूम है नहीं कि करना है। नहीं, आप एज्यूम खाली उस सिचुएशन में कर सकते हो जब ये लिखा हुआ है कि इंक्लूड इनकम टैक्स एक्सपेंस
एंड रेट के लिए कुछ नहीं बोला, या फिर ओके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि आपको इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाना है या एक्सपेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है, और रेट के बारे में कुछ नहीं दिया, तभी आप अजम्पशन लेंगे, और अजम्पशन यू हैव टू क्लियरली मेंशन कि आई एम अज्यूमिंग टैक्स रेट एट 30%, 25%, वॉट एवर यू फील गुड। ओके, वैसे जनरली ऐसा क्वेश्चन में कभी होता नहीं है। अगर इनकम टैक्स प्रोवाइड करने के लिए बोला है तो रेट भी वो 100% देगा ही देगा क्वेश्चन। ओके, सो ठीक है। इनकम टैक्स, अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखते हैं उसमें खाली एक ही एडजस्टमेंट बोली है कि टैक्स रेट की करनी है 25% के बेसिस पे। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में जो हमें एडजस्टमेंट्स बोली हैं वो बोली हैं, एक तो इनकम टैक्स पेबल, उन्होंने कहा ये जो आप ऊपर इनकम टैक्स एक्सपेंस दिखा रहे हो ना, इसको बैलेंस शीट में पेबल दिखाना है, पेड नहीं दिखाना, मतलब ये हम नेक्स्ट में फ्यूचर में पे करेंगे। दूसरा उन्होंने बोला है जो डिविडेंड है ना उसको रिटेन्ड अर्निंग में डालना है, बट ये अगर नहीं भी लिखा होता ना डिविडेंड्स इन रिटेन अर्निंग, तो भी हम रिटेन्ड अर्निंग में ही दिखाते बिकॉज वो जाता ही रिटेन्ड अर्निंग में है, ठीक है। तो ये सेकंड वाली एडजस्टमेंट का कोई मतलब ट्रीटमेंट लिखा होता है या नहीं लिखा होता, स्टिल वी हैव टू गिव सेम ट्रीटमेंट। ओके, यू अंडरस्टूड टिल नाउ? ठीक है सचिन, ये क्लियर है। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन लाइक दे कैन आस्क। एक क्वेश्चन है सचिन, हाँ ये जो पीछे हमने फर्स्ट पार्ट में इनकम टैक्स जो दे रखा है, इंक्लूड इनकम टैक्स एक्सपेंस या अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, और कौन सी चीजें हैं जो एडजस्टमेंट के लिए बोली जा सकती हैं? हर चीज के लिए हो सकती है वो? देखो एडजस्टमेंट है ना किसी भी चीज के लिए हो सकती है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज ये मेरा, एक काम करते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन है ना इसको हम पार्क करते हैं। जब हम ये क्वेश्चन कर लेंगे ना कौन सी एंट्री कहाँ आएगी क्या आएगी, तो उसके बाद जब हम एक बार मैं एडजस्टमेंट एंट्रीज के हम कुछ सैंपल्स ले लेंगे कि इन एडिशन टू दिस क्या क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज दी जा सकती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एंटायर क्वेश्चन। ओके, ठीक सो है, दैट कि ओके। तब तक हमें थोड़ा सा ये ट्रांजैक्शन का भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ओके, सो ठीक है अगर हम, सचिन। सो एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो वी जस्ट गो अहेड। तो नाउ वी अंडरस्टूड कि कहाँ कहाँ हमारी एडजस्टमेंट होनी है इन Sachin, इनकम। या at least I cannot see your screen, so I don't know. The same for everyone. It's I visible, think yeah. it's your side issue. Prashant, It is issue on your side, Prashant. I think you are logging from mobile, right? Honey, Network I issue. was able to see it, but now it is not visible. So, You can rejoin meeting like ट्राई लॉगिन। after. एक बार can you जस्ट लॉग reshare, आउट करके please? लॉग इन कर लो। Prashant, you can rejoin like we. Sachin, you continue like he will या rejoin. Just तो message नाउ him. वी अंडरस्टूड कि हमारे इसमें दो सेक्शन है जहाँ पे एडजस्टमेंट होनी ही होनी है, एक रिटेन अर्निंग और एक इनकम टैक्स पेबल। तो ठीक जितनी है। हमारी एडजस्टमेंट होनी है अगर हम प्री आइडेंटिफाइड कर लेंगे, प्री आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमारा जो एडवांटेज होगा वो खाली ये होगा कि पेपर में हमारे जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना उसके अंदर हाँ, कटिंग्स उतनी ही कम होंगी। अच्छा ठीक ओके, है। और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ कटिंग से बचने के लिए कि उसको काटा पीटी जो होगी मेरे थोड़ा सा तो उसकी वो डिजाइनिंग खराब हो जाएगी, तो जस्ट टू अवॉइड दैट। ओके, और कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। तो कैश है, आई नो कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और कैश है 58,000 का। तो कैश मेरा किस चीज का पार्ट होता है? करंट एसेट्स का पार्ट होता है। ओके, Yes, तो मैंने current करंट asset. एसेट्स में कैश मेंशन कर दिया 58,000। ओके, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल, मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल है 49,000, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ माय करंट एसेट्स। ओके, तो करंट रिसीवेबल्स आई हैव मेंशन इन करंट एसेट्स एज 49,000। तो कैश ठीक मेरा है। करंट एसेट्स का पार्ट है, अकाउंट्स रिसीवेबल जो मेरे डेटर्स हैं वो भी करंट एसेट्स का पार्ट है, आई हैव केप्ट हियर। देन Inventories. Sachin, अगर वो करंट ईयर में ही रिसीवेबल्स हैं तो ही एसेट में आएगा, राइट? सी जो एसेट्स में जो आएगा ना, जो हमारे एज ऑन 31 मार्च 2016 को जो रिसीवेबल का रिसीवेबल बैलेंस है है, ना, हाँ, वो उसके हिसाब से आएगा। हाँ ठीक वो है, ही आएगा। ठीक है, ठीक। अगर सपोज आपको क्वेश्चन में ईयर के बिगिनिंग में कुछ दे रखा है तो उसके साथ आपको सब्सीक्वेंट उसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज भी मिलेंगी, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि ईयर एंड पे कितना बैलेंस है।
ठीक है। ठीक। मतलब सचिन क्वेश्चन देख के मतलब बैलेंस शीट को पुट जो ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसको बैलेंस शीट में कन्वर्ट करके मेन मोटिव ये है ना? हाँ, इस हाँ। ट्रायल बैलेंस से मेरे को P&L और बैलेंस शीट बनाना है, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। मतलब उस फॉर्मेट में इसको पुट कर दो सारे को स्पेसिफिक लोकेशन पे, जहां जहां ये होगा, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, स्टेक होल्डर क्या है, हाँ, उसके बाद प्लस माइनस करके फाइनल कर देंगे ना? उसके बाद प्लस माइनस करके हम फाइनल कर देंगे। ओके, ठीक है। ठीक तो है ये सर। लिखा है ना इसमें क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट, ओके, एंड क्लासिफाइड बैलेंस शीट। ओके, तो हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है। ठीक है। और उन्होंने बैलेंस शीट में सेक्शन दे रखे हैं, हमें क्या क्या सेक्शन, एसेट्स को हमें करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में डिवाइड करना है, लाइबिलिटीज को करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में डिवाइड करना है, और और स्टॉक शेयर होल्डर्स इक्विटी को कंट्रीब्यूशन एंड रिटेन अर्निंग। मतलब तो इसमें दे दो हैव, दो सब रेट बनाना है सबके। हाँ, ये इन्होंने सेक्शंस दिए हैं, जनरली यही सेक्शंस होते हैं, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो भी आपको यही सेक्शन बनाने हैं, बिकॉज ये मेन सेक्शन होते हैं। अच्छा सचिन, वन मोर क्वेश्चन, ये P&L एंड इनकम स्टेटमेंट सेम ही होता है क्या? हाँ, P&L और इनकम स्टेटमेंट सेम होते हैं, बिकॉज P&L एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको तब बोल देते हैं जब वो आपका टी फॉर्म में होता है, जो ओके। मतलब उसमें क्या होता है कि राइट साइड में इनकम आती है, लेफ्ट साइड में एक्सपेंस आता है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल देते हैं। इनकम स्टेटमेंट अब जनरली इनकम स्टेटमेंट ही बनती है। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, पूरा उसमें एक ही फ्लो में चलता है, पहले सेल्स आ जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग, तो वो इस फॉर्मेट में चलता है। ओके, तो वैसे सेम चीज होती है, दोनों का ठीक है, ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, बट एक प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड कैश, वी हैव डिस्कस्ड अकाउंट रिसीवेबल, नाउ वी डिस्कस द ऑफिस सप्लाईज इन्वेंट्री। जितनी भी हमारी इन्वेंट्री होती है वो हमारी करंट एसेट्स होती है, तो वो यहाँ पर चली जाती है 1000 में, वो करंट एसेट्स का पार्ट हो जाती है। ठीक है। देन ऑटोमोबाइल्स, कंपनीज कार, तो इफ यू सी ना, दिस इज फिक्स्ड एसेट्स, और उसके साथ हमें दिया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो मेरे जो कार्स हैं, वो ऑटोमोबाइल्स हैं, वो 34,000 के हैं, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 14,000 का है। तो हमने क्या करा है, नॉन करंट एसेट्स में ऑटोमोबाइल 34,000 लेस डेप्रिसिएशन 14,000, तो आ गया 20,000। एक मिनट, कैसे कैसे सर? फिर मैं उसके बाद बताता जो हूँ, जो हमने सी जो हमारी अकाउंटिंग होती है ना, तो जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन लगता है किसी भी एसेट्स के ऊपर, तो एज ए जनरल अकाउंटिंग प्रैक्टिस हम उसको उस एसेट से रिड्यूस नहीं करते, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक अलग अकाउंट खोलते हैं लाइबिलिटी साइड में एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और हर साल का जितना डेप्रिसिएशन होता है वो उस एक्यूमुलेटेड में डालते जाते हैं। तो बेसिकली ये जो मेरी ऑटोमोबाइल्स कार्स हैं, हो सकता है ये मैंने कुछ आज से 5 साल पहले ली हूँ 34,000 की, तो 34,000 के ऊपर इन 4-5 साल में अभी तक 14,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो अगर मैं ओके, देखूं जो मेरी एसेट है, जो ये ऑटो कार है, कार मेरे पर यहाँ तो 34,000 की दिख रही है, लेकिन इसकी वैल्यू 34,000 नहीं है, इसकी वैल्यू है लेस डेप्रिसिएशन 14,000, तो वैल्यू मेरी कार्स की 20,000 ही है। 20,000 हो गए। हाँ, ठीक है, तो जब मेरे को अब क्या है ना, एक तो होता है कि मैं बैलेंस शीट में डायरेक्ट यहाँ से देखूं ऑटोमोबाइल्स कार 34,000, डेप्रिसिएशन 14,000, मैं 20,000 नेट बैलेंस शीट में सीधे लिख दूं। ओके, दूसरी जो प्रेजेंटेशन का करेक्ट वे है वो ये है कि मैं पहले ऑटोमोबाइल जो मेरी एसेट्स है उसको मैं अपने सब टोटल वाले सेक्शन में लिखूंगा, लेस डेप्रिसिएशन करूंगा 14,000, एंड बैलेंस को अपने मेन सेक्शन में ले जाऊंगा 20,000 को। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे ना, यहाँ हो सकता है आपकी स्टेप मार्किंग में आपका आधा एक नंबर कट जाए। ओके, तो बिकॉज जब आपको एसेट्स और उसका डेप्रिसिएशन की फिगर ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, तो वो हमें यहाँ एडजस्टमेंट दिखानी पड़ेगी बैलेंस शीट के अंदर, वरना मेरा डिस्क्लोजर मतलब प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी और यहाँ पे कुछ मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन, बैलेंस फिगर हमारा इन ये नेट अमाउंट में जाना चाहिए। ओके, सिमिलरली हमें ऑफिस इक्विपमेंट्स दिए 3,000 के, और इन ऑफिस इक्विपमेंट पे जो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो है 1,000 रुपीज का, तो इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगा। ऑफिस इक्विपमेंट 3,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,000, मेरा अंदर आ गया जो नेट वैल्यू आ गई 2,000 आ गई। ठीक है,
नाउ देयर इज ए नेक्स्ट आइटम इज अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल मेरे कितने हैं? 22,000 के हैं। अकाउंट्स पेबल अगेन मेरी लाइबिलिटी, ये मेरी लाइबिलिटी है नॉट एसेट, ये मेरे को देना है, ठीक है, वेंडर्स को। तो मेरी करंट लाइबिलिटीज में सेक्शन आ जाएगा अकाउंट्स पेबल। इसमें मुझे पता है इसमें कोई एडजस्टमेंट मेरे को नहीं करनी है, तो मैंने अकाउंट्स पेबल को डायरेक्ट मेन सेक्शन में लिख दिया 12,000 रुपये, सॉरी 22,000 रुपीज डॉलर्स। अच्छा, इसमें आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग कि जब आप ये P&L और बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो जो हमारी करेंसी है, जैसे यहाँ डॉलर्स दिया हुआ है, डॉलर्स, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, अमाउंट के बाद यहाँ पे डॉलर्स जरूर मेंशन करना है। ठीक है। ठीक है, करेंसी मतलब मेंशन करना है, डॉलर या जो भी हो, है ना? हाँ, INR है INR, डॉलर है डॉलर, जो भी है वो मेंशन करना है। एल्स इसमें भी अगर कोई मतलब टीचर हैज राइट टू डिडक्ट टैक्सेस, वो सॉरी नंबर्स, इन केस वी हैव नॉट मेंशनड इट। ओके, तो देन अकाउंट्स पेबल हमारी लाइबिलिटीज हैं, तो लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा 22,000। इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल में वी रिमेंबर कि ये हमारा इसमें हमारी एडजस्टमेंट होनी है। और इनकम टैक्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, इट इज नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज इट इज पेबल। ओके, तो इनकम टैक्स पेबल को मैंने जो इसका जो ओपनिंग बैलेंस 0 यहाँ पर अंदर सेक्शन में लिखा है सब टोटल में, बिकॉज आई नो कि इसके अंदर एडजस्टमेंट होनी है। Salaries and commission payables. So salaries and commission payables 2,000 rupees. तो salaries and commission payable 2,000 rupees सीधे मैं मेन सेक्शन में ले गया, बिकॉज इसमें तो मेरे को पता है कोई एडजस्टमेंट नहीं तो होगी। ये करंट लायबिलिटी होगी, है ना? हाँ हाँ, ये जो करंट जो हमें देना है वो लायबिलिटी में चला जाएगा ना? हाँ, सी देखो, जो हमें देना है वो हमें लाइबिलिटी में चला जाएगा। जो चीज हमें जिसकी जो जो चीज हमें विद इन 1 ईयर्स पे करनी है, जो हमारे रेगुलर नेचर की हैं, जैसे सैलरीज एंड कमीशन, आप इनको होल्ड नहीं कर सकते, ये मेरे रेगुलर नेचर के हैं, ठीक है। अकाउंट्स पेबल, वेंडर को अगर आप पेमेंट नहीं दोगे वो आपको मटेरियल नहीं देगा, तो दिस इज अ रेगुलर नेचर आइटम। तो जितनी भी ओके। हमारी रेगुलर नेचर की आइटम्स हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो यूज होती हैं, वो सारी हमारी करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज होती हैं। और जो हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे मैंने अगर बैंक से लोन लिया है, ओके, तो लोन मेरा लॉन्ग टर्म के लिए, या मैंने किसी और से लोन लिया है तो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए है, तो वो हमारे लॉन्ग लॉन्ग टर्म में आते हैं, क्योंकि मेरे को 1 साल से ज्यादा, 1 साल के बाद पे करने हैं। ओके, तो सैलरीज एंड कमीशन सचिन पेबल भाई, इसमें एक मिनट। हाँ सचिन भाई, हाँ हाँ एक मिनट उसको दोबारा आकर मैं लिख लेता हूँ, फिर याद नहीं रहेगा मुझे। हाँ, ठीक है। तो यू कैन मेंशन कि जितनी भी हमारी जो पेबल्स हैं जो विद इन 1 ईयर पे करना है हमको, तो उनको हम करंट लाइबिलिटीज में डालते हैं। और जो हमारे रेगुलर नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनके अगेंस्ट जो हमारे पेबल्स होते हैं, वो सारे हमारे करंट में आते हैं। और जो हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, लाइक मोर जनरली एज पर इंडस्ट्री प्रैक्टिस वी टेक 1 ईयर। तो जितने भी 1 ईयर के बाद पेबल्स हैं, 1 साल का ड्यूरेशन मेरे को मिलेगा मिनिमम, उन्हें मैं अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्लासीफाई करता हूँ। ओके, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। हाँ एक क्वेश्चन है सचिन, हाँ इसमें इनकम टैक्स पेबल 0 दे रखा है वहां पे, हाँ, फिर हमने ओपनिंग में इसके 0 लिखा है। ये 0 इसलिए कि लिखा है मैंने, क्योंकि ट्रायल बैलेंस है। ये कंपनी का अभी स्टार्टिंग है। अगर ये कंपनी का मतलब पहले से कुछ होता, मतलब 1 साल पहले और नहीं चल चुकी मैं होती, हम आपको, सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट बनाते। नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है। इनकम टैक्स, इसके 2 रीजन है। नंबर 1, इनकम टैक्स पेबल आपको ट्रायल बैलेंस में 0 दे रखा है। अगर यहाँ कोई अमाउंट होता तो मैं ओपनिंग में यहाँ पे वो अमाउंट मेंशन कर देता, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, इसमें देखो लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स है ना, अभी प्रोवाइड नहीं किया है। इनकम टैक्स फॉर द करंट ईयर, इनकम टैक्स करंट ईयर इनकम टैक्स, ये जो करंट ईयर है ना, इंक्लूड इनकम टैक्स एक्सपेंस अज्यूमिंग 25% टैक्स रेट। तो इसके अंदर है ना, अभी इनकम टैक्स है ना, ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड किया ही नहीं गया है, मतलब कंप्यूटेशन करके उसका ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट आया ही नहीं है। और आप देखोगे कहीं भी इनकम टैक्स एक्सपेंस आ भी नहीं रहा है। जैसे आप देखोगे ना, इनकम टैक्स एक्सपेंस नॉट येट कंप्यूटेड।
0 दे रखा है, अभिषेक इसका रीजन ये नहीं है नहीं कि आज तक देखो कभी नहीं पे देखो करा है या फ्यूचर? नहीं देखो ऐसा हो सकता है कि मेरे पिछले साल ईयर एंड पे इनकम टैक्स पेबल $5,000 था, $5,000 था, ठीक है, बट दैट इनकम टैक्स आई हैव पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो मैंने इस पूरे साल में कहीं बीच में वो पिछले साल वाला टैक्स पे कर दिया, ठीक है, तो 0 है। तो इसमें मतलब ठीक है, ये ओपनिंग वर्ड शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इंस्टेड वी कैन से कि इनकम टैक्स पेबल वो लिखते हैं एज पर ट्रायल बैलेंस। ओके ओके, ठीक है, वी कैन मेंशन एज पर ट्रायल बैलेंस, ऑलराइट। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये मेरे को ओपनिंग मैंने मेंशन कर दिया, आप ओपनिंग भी मेंशन करेंगे तो भी कोई एरर है नहीं, ठीक है, बट वी कैन मेंशन इनकम टैक्स पेबल। सी देखो, एक है इनकम टैक्स एक्सपेंस, एक है इनकम टैक्स पेबल, दोनों में डिफरेंस है। जो पेबल है ना वो मेरे को वेंडर को पेबल है, एक्सपेंस जो है वो मेरे पूरे साल का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस मेरा P&L में जाता है, इनकम और एक्सपेंसेस मेरी इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, और जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो मेरे बैलेंस शीट में जाते हैं। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। ठीक है। और इसमें आप देखोगे इनकम टैक्स एक्सपेंस नॉट येट कंप्यूटेड, बिकॉज नॉट येट कंप्यूटेड लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ ओपनिंग लिख दिया था कि हमने जब कंप्यूट ही नहीं किया तो 0 बैलेंस ओपनिंग का ही होगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स पेबल मेरे को पता है एडजस्टमेंट होनी है, तो ये मैंने सब हेड में रखा है एज पर ट्रायल बैलेंस। देन सैलरीज एंड कमीशन पेबल 2000 यहाँ पर आ गया। देन नोट्स पेबल लॉन्ग टर्म, तो नोट्स पेबल लॉन्ग टर्म यहाँ पे क्लियर, पहले नोट्स पेबल यानी इट इज माय लायबिलिटी, ओके, इट इज पेबल तो इट इज लायबिलिटी। सेकंड थिंग लॉन्ग टर्म, तो दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन कि लॉन्ग टर्म है नोट्स पेबल, क्योंकि नोट्स पेबल मेरे शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। तो नोट्स पेबल लॉन्ग टर्म 33,000, तो ये मैंने $33,000 आई हैव classified under long term liabilities, notes payable $33,000, okay, so I have mentioned in long term liabilities. Now we have capital stock की लाइक जो मेरे इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, तो आई हैव इक्विटी शेयर्स $1 एट पार वैल्यू इज $1, यानी मींस की एक शेयर की वैल्यू है, वो बुक वैल्यू वो $1 है, और 33,000 शेयर्स हैं, तो और मेरी जो बुक वैल्यू है वो 33,000 है। तो आई हैव मेंशन अंडर शेयर होल्डर्स इक्विटी कंट्रीब्यूटेड कैपिटल के अंदर कैपिटल स्टॉक $33,000। नेक्स्ट इज पेड इन कैपिटल, तो ये मेरी करंट ईयर में एडिशनल पेड अप कैपिटल हो सकती है, पेड इन कैपिटल दे हैव मेंशनड सेपरेटली। वैसे जनरली क्वेश्चन में आपको ये अलग से मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिला है तो वी विल ऐड इन कैपिटल स्टॉक ओनली, पेड इन कैपिटल, ओके। तो कैपिटल स्टॉक ऐड पेड इन कैपिटल, तो टोटल मेरा हो गया $38,000। रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है एज ऑन April 1st 2015, तो यहाँ पे आई विल मेंशन ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग 7,500। देन डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड ड्यूरिंग करंट ईयर ओके। तो ये डिविडेंड है ना, मैंने डिक्लेयर भी कर चुका हूँ और पे भी कर चुका हूँ। अगर पे कर चुका हूँ तो यानी पेबल में तो आएगा नहीं, तो ये मेरी जो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग है इसी से ही एडजस्ट होगा। तो मैंने रिटेन्ड अर्निंग में ओपनिंग लेस डिविडेंड मेरे को माइनस करना है यहाँ से, ये मेरी रिटेन्ड अर्निंग को कम करेगा। तो रिटर्न अर्निंग क्या होता है? ये वाला पॉइंट एक बार बताना। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, जैसे मेरे हर साल मेरे प्रॉफिट, एक कंपनी का प्रॉफिट अर्न करता रहता है ना, तो हम उसको है ना ऐड करते रहते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग इज अ सेक्शन की मैंने इतनी अर्निंग कंपनी ने अपने पास रोक ली है, हमने डिविडेंड के तौर पे ओनर्स को नहीं दिया है, ओके। बेसिकली इट इज अ अर्निंग दैट कंपनी हैज रिटेन्ड विद the company for maybe expansion or for capital needs or for running the business. Abdul, you understood what is retained earning? या समझ गया। हाँ, बेसिकली प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड है ओवर द ईयर। हाँ, प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड जो मतलब पिछले शेयर सालों होल्डर में जो को कमाया है,
हाँ, शेयर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। हाँ हाँ। तो अभिषेक, आपका क्वेश्चन था एक बार फिर से रिटेन्ड अर्निंग के लिए हाँ, मेरा एक्सप्लेन मतलब करने के लिए। पॉइंट ये है कि इसमें स्टेटमेंट है डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। अगर सिर्फ हाँ डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड होता और ये पेड वाला पोर्शन नहीं होता तो हम डिडक्शन नहीं करते, ऐसा कुछ है? नहीं, तो भी हम यहाँ पर दिखाते, तो भी यहीं से लेस करते, लेकिन अगर इसको कब यहाँ पर नहीं दिखाते, या अगर यहाँ पे हमेशा होगा तो रिटेन्ड अर्निंग में हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड की जगह अगर यहाँ खाली ये होता डिविडेंड पेबल, हम्म ठीक है, हम्म बट स्टिल वो रिटेन्ड अर्निंग का ही पार्ट होता, बिकॉज ये मेरा एक्सपेंस नहीं होता डिविडेंड। तो सचिन वो ओके। लायबिलिटीज में अलग उसमें जाएगा ना, हेडर में, वो मतलब रिटेन्ड अर्निंग में भी जाएगा? नहीं, डिविडेंड है ना, कभी भी मतलब अगर पेबल भी है ना तो भी वो लाइबिलिटी नहीं होती, वो तो शेयर होल्डर के पास से ही जानी है ना। कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स हैं उसी में से देखो, जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ोगे ना उसमें क्लियरली लिखा है डिविडेंड आप प्रॉफिट के अंदर से ही दे सकते हो, आप कैपिटल में से नहीं दे सकते। या तो आपको करंट ईयर प्रॉफिट में से देना पड़ेगा या पास्ट ईयर्स प्रॉफिट से देना पड़ेगा। तो बट आप, हाँ जी, ठीक है, बोलिए। ओके, तो डिविडेंड को है ना हमेशा रिटेन्ड अर्निंग से ही लेस करके दिखाते हैं। ओके प्रशांत। अच्छा, ओके। एंड सचिन, इसमें कभी ऐसा नहीं होता ना, मतलब डिविडेंड पेएबल नेक्स्ट ईयर तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी चला जाए एंड वो असेट में ऐड हो नहीं जाए? नहीं, डिविडेंड हमेशा इररेस्पेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म, पहली बात डिविडेंड कभी भी अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है ना तो एज पर कंपनीज एक्ट उसकी एक पीरियड है दैट इज लेस देन 1 ईयर, उससे पहले ही देना पड़ता है। आप ओके, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक तो है, इन वही शॉर्ट क्वेश्चन। डिविडेंड जो है हमेशा स्टॉक को शेयर होल्डर इक्विटी का ही पार्ट रहेगा ये? हाँ, शेयर होल्डर इक्विटी का ही पार्ट रहेगा डिविडेंड। ठीक है, और ये हमेशा रिटेन्ड अर्निंग से ही लेस होगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, डिविडेंड देन हमेशा कम, इतना वैल्यू कम क्यों होता है? डिविडेंड ये कम कहाँ है थे 10,500, आप देखो ना 33,000 के ऊपर 10,000, 30% रिटर्न मिल रहा है उसको। ओके, जैसे जैसे शेयर मार्केट ये वगैरह में जो डिविडेंड आते हैं। अरे अब्दुल, ये दुख बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डिविडेंड चलो कम क्यों मिलता है उसका? सबको यही दुख है। ठीक। डिविडेंड हमेशा लॉस। रिटेन्ड अर्निंग से लेस होगा। ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग में जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आए या लॉस आए, ठीक है, वो भी एडजस्ट होना होता है। तो रिटेन्ड अर्निंग में स्टिल मैं इसको क्लोज करके बैलेंस यहाँ नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ये मेरा आया है P&L से। इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ये हमने डिविडेंड तक कर दिया। ठीक है, देन वी हैव सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू मेरा जाएगा, सचिन, सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट अगेन, ये वाला नहीं समझा, वो एडिशनल क्या, इनकम वाला कहाँ से लाए? सी जब आप रिटेन्ड अर्निंग बनाते हो ना तो रिटेन्ड अर्निंग में जो भी करंट ईयर का जो पी एंड, जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे ना, इनकम स्टेटमेंट में जो नेट इनकम आती है ये वाली, अच्छा, उसमें से निकाल के दिया है, ठीक है, तो ओके। ये जो नेट इनकम आती है ये मेरी रिटेन्ड अर्निंग में ऐड होनी होती है। ठीक है, ठीक है, लॉजिक समझ क्या है गया। इसके पीछे? देखो, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, रिटेन्ड ठीक अर्निंग है, हमारी समझ गया। पिछले सालों का और करंट ईयर का जो मेरा प्रॉफिट है ना, जो मैंने डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ठीक है, उस सब का एक्यूमुलेशन होता है। ओके। बेसिकली वो अर्निंग जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी है बिजनेस ने, वो बिजनेस के अंदर रख ली है। ठीक है, तो जो मेरे करंट ईयर के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस आएंगे वो भी मेरे रिटेन्ड अर्निंग का ही तो पार्ट बनेंगे, जो मैंने डिविडेंड के तौर अच्छा, पे हाँ डिस्ट्रीब्यूट ठीक है, नहीं हाँ किया है। ठीक है, ठीक है। वो कम ठीक है, उस वो दोबारा रीइन्वेस्टमेंट होगी उसमें कंपनी के हाँ लिए। हाँ हाँ, ठीक है। तो उसको हम रिटेन्ड अर्निंग में ऐड करते हैं। तो हम जो हमारे ट्रायल बैलेंस में लिखा है, जब तक हमारा P&L पूरा नहीं हो जाएगा, मैं यहाँ इसको नेट करके यहाँ अंदर नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसको यहीं पर ही रखूंगा। ठीक है, सब टोटल वाले सेक्शन में, क्योंकि मेरे को P&L से भी फिगर लेकर आनी है यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट आइटम इज सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू इज 99,000। तो
अंडर इनकम आई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जो हमारे जितने भी ऑपरेशन इनकम फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं जो सेल्स से हैं वो आएंगे यहाँ पर, वो हमारी इनकम स्टेटमेंट में सब टोटल में आई हैव मेंशन सेल्स एज 99,000। ओके, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, डायरेक्ट अंदर भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, बट मेरे को बस एडजस्टमेंट दिखानी है। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं सेल्स में से लेस करूंगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई गॉट, मेरे को मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मेरे को जो पहला जो मेरे को इनकम स्टेटमेंट में कंप्यूटेशन करना था, मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूटेशन करना था। तो यहाँ सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आया मेरा 66,000। ओके, अच्छा, इसमें और कोई सब हेड हो सकता है इनकम के लिए? जैसे एक तो हो गया सेल्स रेवेन्यू हो गया, एक हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, इसके अलावा और कोई सब हेड भी हो सकता है जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन में काम आएगा? देखो, जैसे हमारा ये सेल्स रेवेन्यू है, हो सकता है इसके अंदर मेरी वो ये भी मेंशन कर दें कि देयर आर रिसीट्स फ्रॉम सर्विसेज, किसी और तरीके की सेल्स कर दें, स्क्रैप सेल डाल दें, या कोई भी चीज किस तरीके की जो चीजें डालेंगे वो सब इनकम में ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ओके, मतलब किसी और भी फॉर्म में कॉस्ट ऑफ, इनकम पैसा कमा रही है अगर कंपनी, तो वो हमें यहाँ पे शो करनी है। हाँ, और जो जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ऐसे ही हो सकता है मेरे लेबर के एक्सपेंसेस हो, लेबर्स की सैलरीज। मतलब जो कमा रहे हैं जो दे रहे हैं, नहीं, है लेबर ना? सैलरीज तो जो देंगे वो है ना, जो पे करेंगे हाँ, लेबर को। हाँ, तो वो बेसिकली भी तो डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में मेरा मटेरियल, लेबर और क्या बोलते हैं, मटेरियल, लेबर और मेजर जो मेरी फैक्ट्री के रिपेयर, फैक्ट्री को चलाने के लिए जो जो बेसिकली लेबर कैपिटल आ जाता है। और उसके अलावा ऑपरेशनल जो मेरी एक्सपेंसेस। HLP आती है, जैसे हीट लाइट एंड पावर बोलते हैं, जैसे अगर मेरे को सपोज मशीन चलाने के लिए फ्यूल यूज करना है, कोल यूज करना है, तो वो मेरे डायरेक्ट में आता है। ठीक है, तो वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से पहले एडजस्ट करते हैं उन सबको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। और जो मेरे इनडायरेक्ट पेरोल होता है, जैसे अगर आप एक फैक्ट्री में देखोगे, एक पेरोल होता है जो फैक्ट्री में मशीनरीज पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, उन वो सब तो ऊपर आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से पहले। लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ होता है वहां पे, यू मीन आई गिव यू एन एग्जांपल लाइक सिक्योरिटी, या फिर अकाउंट्स ऑफिस, या सेल्स एंड मार्केटिंग, उन सब के एक्सपेंसेस नीचे आते हैं। ओके, जैसे एडवर्टीजमेंट है, इंश्योरेंस है, या प्रिंटिंग वो सब एक्सपेंस, ये बाद सब में इसी में आएंगे, आए। वो अच्छा ग्रॉस अच्छा। प्रॉफिट के बाद में लेस होते हैं। ये तो ओके ओके। एक्सपेंसेस का पार्ट होना चाहिए शायद। हाँ, ठीक वो है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो आई ये थिंक इसमें क्वेश्चन, एक कंफ्यूजन के लिए वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट करके दे दें, तो फिर हम लोग कौन सा वेरिएबल कॉस्ट ही सिर्फ डिडक्ट करेंगे या दोनों ही करेंगे? देखो इसका जो यहाँ पर जो एक्सपेंस आते हैं उसका वेरिएबल और फिक्स से कोई मतलब नहीं है। अगर वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है तो आएगा, डायरेक्ट नहीं है तो नहीं आएगा। हाँ हाँ, मैं ठीक इसीलिए है, पूछ रहा हूँ। लेकिन जब आपका इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आएगी, तो पहली चीज जो हमारा जो सब्जेक्ट है ना, फॉर अस लाइक, अगर आप मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स का एग्जाम दोगे ना, तो वहां हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके की चीजें दें। यहाँ एक MBA स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो MBA करने के बाद वो मतलब अकाउंट्स बनाने जाएगा। ठीक है, तो वी स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव MBA। तो इसमें जो हमारा पर्पस है वो ये है कि कल को अगर आपको कोई बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस दिखाए आपको, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो कि कहाँ क्या चीज आती है। ठीक है, तो आपको कोई भी घुमा फिरा के इस तरीके की एडजस्टमेंट मुझे नहीं लगता पेपर में कंपनी मतलब ओके। कॉलेज का कोई ऐसा माइंडसेट है कि हम उन चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का। और जो मैंने पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर देखे हैं ना, उसके अंदर कहीं भी चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं किया हुआ, सबको नॉर्मली अपफ्रंट ही दिखाया गया है। ठीक ओके, है, ठीक बट है। यू आर राइट, अगर वो आ जाता है कि वेरिएबल एक्सपेंस या फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो जो फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो उनका नेचर क्या है, वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो उसमें लिखा होगा कि फिक्स्ड ओवरहेड, वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस डायरेक्ट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस ठीक है। इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट है वो ऊपर आ जाएंगे, जो इनडायरेक्ट है वो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है।
तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड we got the gross profit is 66,000. ठीक है, then we have operating expenses. तो इन्होंने डिटेल्स जस्ट टू सेव टाइम और वो दे हैव जस्ट गिवन टोटल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 19,000 ये मैंने सब टोटल में लिखा है. देन आई हैव मेंशन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 19,000. मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था सीधे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 19,000, लेकिन यहाँ इस तरह से दिखाने का सिर्फ एक ही पर्पस था. जब आप क्वेश्चन में जाओगे, क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोला है कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखाने हैं. ठीक है, तो बिकॉज दे हैव मेंशन स्पेसिफिकली, तो मैंने इसको लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड देन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके मैं इसको अंदर में लेके गया. सचिन, जैसे हाँ. जो लेस हो रहे हैं, जैसे 19,000 माइनस में जा रहा है, तो उसको आगे माइनस लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हो, कोई इशू तो नहीं है ना उसमें? बट फिर आप यहाँ पे लेस वर्ड मत यूज करना, ओके, क्योंकि माइनस और माइनस वो प्लस हो जाएगा. हाँ समझ गया. ठीक है ना. तो आप यहाँ पे सिर्फ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके इसको माइनस में लिख देना तो भी चलेगा, कोई इस चीज को कोई हाँ वो मतलब माइंड नहीं करेगा. ठीक है, तो देन वी हैव टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस. तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वी गॉट इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस. ठीक है, तो जनरली इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस को हम वो भी बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ओके, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, सॉरी PBIDT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स. ओके, नहीं ये गलत हो गया. ये और इसके अंदर है ना, हमें वो नहीं दिए गए हैं कहीं पे भी, हमें मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं दिए. ओके, हेलो, कंटिन्यू. या इस क्वेश्चन में ना कहीं भी हमें मार्केटिंग एक्सपेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं. इन केस मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिए गए होते तो हम इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस डालते, उसके बाद हम करते लेस सेल्स एक्सपेंसेस. सेल्स एक्सपेंस में हमारे मार्केटिंग और सेल्स एक्सपेंसेस आते हैं और मार्केटिंग एंड सेल्स एक्सपेंसेस आते हैं, वो लेस करके तब आता हमारा इन PBDIT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स. बट इस क्वेश्चन में हमारा सेल्स एक्सपेंस नहीं है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स. ओके, फिर हम लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट. सचिन, सेल्स एक्सपेंस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट ही नहीं होगा? नहीं, वो सेल्स एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं जो हमें जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसको बना के फैक्ट्री में डिस्पैच तक रेडी करने के लिए कि अच्छा, नाउ यू ठीक कैन टेक इट. ओके, उसके ठीक. बाद उसको सप्लाई करने के लिए इवन फ्रेट होता है ना, वो भी बाद में आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के. ओके. ओके, जो डिस्पैच वाला फ्रेट होता है और जो मटेरियल हम परचेज करते हैं वो वाला फ्रेट जो होता है वो हमारा ऊपर यहाँ पर आता है, ठीक है. फ्रेट इनवर्ड बोलते हैं. तो वो हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट से पहले एडजस्टमेंट होती है उसकी. ओके, तो उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है 800. इन्होंने बोला है कि ऑन ऑटो एंड इंक्लूडिंग 500 ऑन ऑफिस इक्विपमेंट. तो बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो हमारे यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है ना, ये वाला 1000 और 14,000, तो ये जो 8,000 है इसमें 500 तो 1000 का पार्ट है और 7,500 ये 14,000 का पार्ट है. ओके, बट डजंट मैटर, हमें यहाँ पे कंबाइंड फिगर ही मेंशन करनी है, तो हम सिंपली लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 8,000, लेस इंटरेस्ट 1,000. ओके, then we will get profit before tax 38,000. 47,000 minus 9,000, we got 38,000. So here we have to adjust the, like now we have no other expense which is deductible as deductible. Okay, तो अब हमारे सारे एक्सपेंस अकाउंट फॉर हो गए हैं, तो अब हम इसके ऊपर इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन करेंगे 25%. तो लेस इनकम टैक्स वी कैन आल्सो मेंशन 25%. तो 38,000 का 25% आएगा 99,500.
तो 38,000 PBT minus income tax 9,500, we will get net income 28,500. okay, तो उसके बाद इन्होंने हमें कंप्यूटेशन करने के लिए बोला EPS. ओके, तो वी नो जो हमारे जो शेयर कैपिटल है दैट इज 33,000 शेयर्स. ओके, तो नेट इनकम नंबर ऑफ शेयर 33,000 डिवाइड करके हमारा EPS आया है 86 सेंट्स. ओके, और ये जो नेट इनकम है हमारी 28,500, we will add this 28,500 in retained earning यहाँ पे. ओके, तो retained earning opening less dividend add net income 28,500, तो my total retained earning is 25,500. okay, so now if I do total of both the side, I'll get total $130,000 in both the side. So this is how we have computed this entire question. So now we have one question from Abhishek ki like what kind of other adjustment can be given in this question. Okay, so I'll take that question later. First of all, anyone has any query till now? No Sachin, it is clear. Okay, तो इसके अंदर अभिषेक या ऑल ऑफ यू और क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? तो जैसे आप देखोगे ना, कोई भी एडजस्टमेंट हो सकती है. हो सकता है यहाँ पे दिया हो कि है ना, देयर इज एन इंश्योरेंस एक्सपेंस विच दे फॉरगेट टू इंक्लूड इन द ट्रायल बैलेंस. ओके, और दे फॉरगेट टू पोस्ट द एंट्री इन फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो सपोज यहाँ पर लिखा होता है कि इंश्योरेंस एक्सपेंस of $500 was not posted, like insurance expense of 500 was not posted. तो उसकी है ना, हमने बुक्स में ना एंट्री करना भूल गए 500 इंश्योरेंस की. तो व्हाट वी विल डू, इंश्योरेंस हमारा आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 500 रुपए से ऐड करेंगे. लाइक ये है ना, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हियर वी विल मेंशन लेस इंश्योरेंस के $500. तो यहाँ हमारा जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 19,500. ओके, अब जब हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री करना भूल गए हैं तो उसका एक पार्ट तो आ गया, मैंने एक्सपेंस में उसको ऐड कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट 500 से कम हो गया. दूसरा जो मेरी लाइबिलिटीज है ना, करंट लाइबिलिटीज इंश्योरेंस से, वो बढ़ जाएंगी. तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट्स, या तो मैं अकाउंट्स पेबल में 500 ऐड करके इसको 22,500 लिख दूंगा, या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये भी है, मैं ये भी लिख सकता हूँ इंश्योरेंस पेबल $500. ओके, तो दिस कुड बी वन एडजस्टमेंट. ओके, so this adjustment is clear? Yeah. Okay, so there may be another adjustment कि दे में से कि जो हमारी ये इन्वेंट्री है ना, ये जनरली जो दी जाती है ऑफिस सप्लाईज इन्वेंट्री, तो दे में मेंशन कि लाइक ईयर एंड पे हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कंपनी रियलाइज की जो उनकी इन्वेंट्री है वो 1000 नहीं है. सपोज वो हमारी 1000 की जगह 1200 है. ओके, so this could be given कि at the year end the company realize कि their inventory is 1200. okay, but हमने 1000 पहले से बुक्स में डाल रखी हैं, तो यहाँ हमें इन्वेंट्री को 200 से बढ़ाना पड़ेगा. ओके, तो इन्वेंट्री को जब हम 200 से बढ़ाएंगे तो आप एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा डबल इम्पैक्ट होता है. तो एक तरफ तो जो हमारी ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री फ्रॉम ऑफिस सप्लाईज, इसको 1000 की जगह हम इसको 1200 लिखेंगे. ठीक है, तो ये मेरी एडजस्टमेंट होगी बैलेंस शीट में. दूसरा, जब मैं अपनी इन्वेंट्री बढ़ाऊंगा, तो जब मैं इन्वेंट्री बढ़ाऊंगा उतने से मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगी. ओके, तो ये जो मेरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 33,000 है ना, ये 32,800 हो जाएंगे. तो $200 की मेरी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी और $200 से मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगी. ओके, ये तब होगा जब क्वेश्चन में ये दिया होगा कि जो मेरी इन्वेंट्री है वो 1000 नहीं, वो 1200 थी.
ठीक है। एंड सपोज क्वेश्चन में ये ना देके तो दिया होता है कि ईयर एंड सचिन, पे मैंने, या सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, बट ये इन्वेंट्री बढ़ाई है हमने, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़नी चाहिए ना, घटनी क्यों चाहिए? समझा नहीं। मैं बता देता हूँ। सपोज सपोज कंपनी ने आपने एक किसका ना पीछे से वो आ रही है एयर, ओके। सपोज कंपनी की जो इन्वेंट्री है 1000 है एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो हुआ क्या होगा कि सपोज आपके पास, सपोज मैं लेता हूँ, सपोज ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये पेन बनाती है सपोज, ठीक है। तो ये 1000 की इन्वेंट्री है, प्लास्टिक की है, ठीक है, जिससे पेन बनता है। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने जो अपनी बुक्स में जो कंप्यूटेशन करके जो बुक्स में दिखा रहा था कि दिखा रहा था कि आपके पास 1000 रुपए की प्लास्टिक पड़ी हुई है, $1000 की, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट एंट्रीज में उनको बताया कि एक्चुअल में 1000 की नहीं, 1200 की प्लास्टिक है, ठीक है। तो जब मैंने अपने बुक्स में एंट्री डाली थी ड्यूरिंग द ईयर, तो मैंने 200 से एडिशनल प्लास्टिक की कंजम्पशन बुक कर दी थी, तभी तो मेरी ये इन्वेंट्री 1000 हुई थी। अगर मेरी कंजम्पशन 200 से कम बुक हुई भी होती तो ये पहले ही 1200 होती। यू गॉट इट? ओके। गुड्स हाँ हाँ। सोल्ड से माइनस होगा ना जो नहीं नहीं, 200 होगा। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में है ना, क्या होता है कि जैसे मैं अगर सपोज आप सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। तो आपने लगा कि आपको लगा कि मेरी है ना पूरे साल में 10,000 रुपए की कंजम्पशन हो गई, ठीक है। लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द ईयर आपको है ना किसी एक स्टॉक यार्ड में, जहां आपकी नजर नहीं गई थी, वहां आपको 10,000 में आपको ना 1,000 रुपए की इन्वेंट्री पड़ी मिल गई, ओके, ठीक है। तो आपकी कंजम्पशन एक्चुअल 10,000 थी या 9,000 थी? तो 10,000 ही थी। नहीं नहीं, देखो जब ये कंजम्पशन में कॉस्ट ऑफ 9,000 थी, वो समझ गया मैं। 9,000 हाँ, थी ना, बिकॉज तो मैंने अपनी कॉस्ट में से बुक्स कम में थी। मैंने अपनी अ- बुक्स में 10,000 की कंजम्पशन डाली हुई थी, बट लेटर अच्छा ऑन आई ठीक है, उसमें रियलाइज कि 1000 बाद में मिला, ठीक है। 1,000 मेरी कहीं और पड़ी हुई थी जिसको मैं अकाउंट फॉर करना भूल गया, ठीक है। तो मेरी तो कंजम्पशन कम हो जाएगी ना 1,000 से, हम्म। ठीक है। अब इसको एक बार रिवर्स समझ लेते हैं तो आपको बेटर क्लियरिटी होगी। सपोज एडिशनल एडजस्टमेंट में दिया होता कि जो मेरी इन्वेंट्री है ना वो $1,000 की नहीं है, वो $700 की है, ठीक है। जब हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया ईयर एंड पे, वी रियलाइज की जो मेरी इन्वेंट्री है वो तो 700 ही है, ठीक है। तो मैं एडजस्टमेंट क्या करूंगा, जो मेरी इन्वेंट्री है यहाँ से वो मैं 1,000 की जगह 700 कर दूंगा, 300 से लेस कर दूंगा। प्लस अब जब मेरी 300 से इन्वेंट्री कम हो गई, तो कम होने का रीजन क्या है? कंज्यूम हुई होगी तभी तो कम हुई है, ठीक है। तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 33,000, इसको मैं 300 से बढ़ा दूंगा। हेलो, हाँ इज दिस ठीक है, क्लियर? तो ठीक है। आई थिंक प्रशांत आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी नाउ इट इज क्लियर कि क्यों हमने इसको लेस किया था 200 को, हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ, वो तो तो मुझे समझ में आ गया। ये दो दीज आर टू स्मॉल एग्जांपल्स, ठीक है। इसमें कई बार क्या होता है, ये भी आ जाता है एडजस्टमेंट में कि है ना कंपनी फॉरगॉट टू रिकॉर्ड रिसीव सेल्स ऑफ $200, ओके। तो उस केस में क्या करेंगे, जो $200 की सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो रेवेन्यू को हम $200 से बढ़ा देंगे, ये आ जाएगा $99,200। एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल है 49,000, इसको भी हम $200 से बढ़ा देंगे 49,200। अगर ये लिखा हुआ क्वेश्चन में कि कंपनी इज फॉरगेट टू रिकॉर्ड दी सेल्स ऑफ 200 एंड एज वेल एज कलेक्शन ऑफ 200, तो हम सेल्स में से तो 200 सेल्स में तो $200 बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, तब हम रिसीवेबल की जगह कैश को $200 से बढ़ा देंगे, ओके। सो दीज आर द फ्यू एडजस्टमेंट। तो इस तरीके की यू में फाइंड एन नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में दिया होगा, ओके। गॉट इट। सो एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? नहीं सचिन, तो जनरली लाइक एक जनरल क्वेश्चन ये है कि
इसको करने में कितना टाइम लगता है? मतलब जैसे हम लोग तो इंजीनियर्स हैं, तो हमारे लिए क्या चैलेंज होगा? मतलब कैसे हम टैकल कर लेंगे इसको? ये देखो तो इसको, फॉर्मेट समझ आ गया हमें। हमें हाँ क्या हाँ अप्रोच रखनी चाहिए इसको? फटाफट ये भी बता दिया आपने कि दो मतलब लेआउट पहले बना लेना आप, और उसके देखो अंदर देखो एंट्रीज बाद में। हाँ, इसको देखो करने का, देखो टाइम कितना लगेगा वो तो बहुत ही सब्जेक्टिव है, ठीक हाँ, है। सबका हाँ, मतलब सबकी अपनी स्पीड है, बट व्हाट आई कैन टेल कि जब आप क्वेश्चन करो ना, करने से पहले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या बनाना है, और कितनी एडिशनल एडजस्टमेंट्स हैं, वो किस किस सेक्शन में होनी है, वो अगर आप पहले से ही अपने माइंड में रखेंगे और उन एंट्रीज को आप बाहर डालने की जगह अंदर यहाँ पे सब टोटल्स में डालेंगे तो बेटर है। इसका एक ये और वे आउट है जो जनरली मैं फॉलो करता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसके अंदर वाले सेक्शन में कुछ भी नहीं डालता। मैं सब कुछ अच्छा, है ना, यहाँ पर जो सब टोटल वाला सेक्शन है ना, एवरीथिंग आई हाँ, पुट इन सब टोटल्स वाले। जैसे ये नेट पेबल है ना 33,000, तो इसको हाँ, भी मैं यहीं लिखता। अगर आप मेरे अच्छा, से पूछते ना पेपर में, मैं इसको हाँ, ऐसे मेंशन करता। और ये 22,000 है ना, इसको मैं यहाँ पे ऐसे मेंशन करता और यहाँ कुछ नहीं लिखता, अच्छा, ठीक है। और पूरे क्वेश्चन की सारी एंट्रीज प्लॉट कर देता। जब सारी एंट्रीज प्लॉट हो जाती, मैं देखता नेट टेबल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता ऐसे, ये लाइन खींच के यहाँ पे 33,000 लिख देता, फिर यहाँ पे अच्छा। 22,000 लिखता, और यहाँ पर एक लाइन खींच देता। लाइन खींचनी बहुत जरूरी है, सो दैट इट इज क्लियर कि ये है ना, नोशन है, ये नोशन है हाँ, कि ये ट्रांसफर हो रहा है, एक तरीके से कि ये है ना, कंटिन्यूएशन है। यहाँ तक की कॉपी, कंप्यूटेशन है, इस सेक्शन की कंप्यूटेशन। ठीक है, समझ गए, समझ गए। तो ये कटिंग कटिंग वगैरह बच जाएगी हमारी, है हाँ, ना? बस कटिंग बच जाएगी, और इसका है ना, इट डजंट गिव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो हाँ, समझ गए। सर जी इसमें पेंसिल से भी कर सकते हैं ना? देखो पेंसिल से आप कर सकते हो, लेकिन फिर उसको अल्टीमेटली आपको पेन से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप मतलब कटिंग नहीं होगा और क्या? हाँ, नहीं, कटिंग तो नहीं टाइम होगा, कम लेकिन रहेगा। एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि आप पेन से करो। तो ऐसा ना हो कि आपके मतलब टाइम इतना ज्यादा लग जाए कि यू आर नॉट एबल टू अटेंड अदर क्वेश्चन, कि ओके। आप पहले पेंसिल से कर रहे हो, बाद में फिर उसको कट फाइनल करके पेन से लिख रहे हो। इससे बेटर है कि आप पहले ही बना लो, कटिंग होती है तो कटिंग होने दो, तो ज्यादा अच्छा बेटर है। सचिन, अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा जैसे प्रैक्टिस कर करके कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया, तो इसको बनाने हाँ, में कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट लगेगा शायद, इनकम और बैलेंस? देखो ये हमारे यहाँ जो आता है ना, जो हमारे पेपर्स में जो क्वेश्चन आते हैं, वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आईटी। ओके। मतलब आप ये टारगेट लेके चलो कि कितनी देर का क्वेश्चन होता है हमारा वो पेपर। 3 3 घंटे घंटे का का। होता है। 3 घंटे का होता है ना, डिवाइड बाय 5 कर लो आप। मेरे ख्याल में आधा घंटा ज्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लगा है ना? आधे घंटे से ज्यादा नहीं। आप ये मान लो कि पहले 10 मिनट हो गए आपको क्वेश्चन, पहले 15-10 मिनट हो गए आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के और डिसीजन लेने की, मेरे को कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ठीक है। फिर आप ये मान लो कि 20 से 25 मिनट एक एक क्वेश्चन में, बिकॉज क्या होता है ना, जो आपको एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही है, उसमें आप 20 मिनट लगाओगे, 25 मिनट लगाओगे, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि 14 मार्क्स में सपोज 3 क्वेश्चन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 6 नंबर का एक है, 6 नंबर का एक है, 2 नंबर का एक है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा ना, यू हैव टू स्पेंड लिटिल बिट मोर टाइम। सचिन, ये रिकॉर्ड करें हम लोग या फिर इसको क्वेश्चनर को रहने दें? नहीं नहीं, कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है। सचिन भाई एक बात बताओ, हाँ आपने ये लास्ट ईयर के जो पेपर्स थोड़े से एनालाइज किए हैं, हाँ, इज दिस द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट इज एंटिसिपेटेड या कुछ हायर है? मतलब सिर्फ 2-3 एडजस्टमेंट टाइप ही आती हैं? यार मैं आपको एक क्वेश्चन पे, अगर आप बोलो तो मैं आपको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, एक सेकंड होल्ड नहीं करो। नहीं, मैं आपको ये काउंटर नहीं कर क्वेश्चन रहा, मैं पेपर, सिर्फ पूछ रहा हूँ कि मतलब दिस इज द नहीं लेवल की नहीं 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 नहीं, आई अंडरस्टूड दिस इज मतलब रियली अ वैलिड क्वेश्चन, मतलब इफ आई टेल यू, ठीक है, ये मतलब बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन पेपर रखे हैं, ये रहा। देखो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। अब आप ये देखो,
ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये कौन सा है? 21 का है, 2021 का अकाउंटिंग। अच्छा, एक मिनट। तो 21 को तो वैसे भी हार्ड माना जाता है, तो कहा चलो जाता 21 हम बाद में देख लेते हैं, ये हम देख लेते हैं 2017 का। ये SCA वालों का है। नहीं, ये अच्छा, MBA एग्जीक्यूटिव एंड MBA एग्जीक्यूटिव HCA दोनों के लिए है। ठीक है ठीक है। है। एससी का अकाउंट का पेपर तो सेम ही होगा, अलग थोड़ी है। हाँ सेम है सेम है सेम है। अच्छा खासा आता है क्वेश्चन पेपर भी ना, इंग्लिश काफी लिखी रहती है, पढ़ने में टाइम चाहिए। इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सी जैसे ये है, इसके अंदर हमें बनाना है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे एक तो डेप्रिसिएशन की एंट्री है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रोवाइड करना भूल गए हैं। एक तो डेप्रिसिएशन में हम क्या करेंगे, सिंपली है जो हमारा ये P&L है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेप्रिसिएशन है ना 8,000, इसके अंदर 3,000 हम ऐड कर देंगे। और जो हमारा यहाँ डेप्रिसिएशन जिस जिस एसेट्स में है, इसमें कुछ नहीं लिखा तो उसमें एक ही एसेट होगी, तो वो जो 14,000 है ना, इसको मैं 17,000 कर दूंगा। ठीक है, ओके, अब दोनों आती है जगह इंश्योरेंस। बैलेंस करना पड़ता है इसको बेसिकली, हाँ, आप दोनों जब भी शीट में। एडजस्टमेंट एंट्रीज करोगे ना, आप इस चीज का ध्यान रखना, उसका डबल इम्पैक्ट देना है। ठीक है, ठीक है तो आपकी ठीक है। बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी। सचिन भाई और एडजस्टमेंट में इंश्योरेंस सब में एक्सपायर्ड, होता है ना डबल एंट्री? जितनी एडजस्टमेंट देखो, जो ट्रायल बैलेंस है ना, उसका एक इम्पैक्ट ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, आपको वो बस पुट करना है। ट्रायल बैलेंस में तो सारी अकाउंटिंग नहीं एंट्रीज हो देखो, जो चुकी है ना ट्रायल डबल बैलेंस इम्पैक्ट दे के रखी बाद। है वो आपने एज इट इज एंट्रीज बाइफरकेट कर दी इनटू प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, तो वो तो अपनी अपनी हाँ जगह हाँ पहुंच गई। अब जितनी हाँ भी हाँ, एडजस्टमेंट्स हैं उसकी दो जगह एडजस्टमेंट होगी, दो तो एक एडजस्टमेंट ट्रायल होगी आप, या सिंगल नहीं होगी, ऐसा 100%। कोई केस नहीं होगा जिसमें सिंगल ही हो। हाँ, इसके हमेशा डबल एंट्री हो सकती है। डबल एंट्री क्या हो सकती है कि एक साइड मेरे एसेट्स बढ़ जाएं, दूसरी तरफ मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाए। एक तरफ मेरी एसेट्स कम हो जाएं, दूसरी तरफ मेरी लाइबिलिटी कम हो जाए। और क्या हो सकता है, मेरे एसेट्स बढ़ जाएं, एक्सपेंस इनकम बढ़ जाए। एसेट कम हो जाए, मेरी इनकम या मेरे एक्सपेंसेस, लाइक एसेट्स कम हो जाएं और मेरे एक्सपेंसेस बढ़ जाएं। ठीक है, बेसिकली एसेट्स बढ़ेंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सा है। अगर मेरे एसेट्स बढ़ेंगे, एक एडजस्टमेंट होती है खाली बैलेंस शीट, एसेट्स बढ़े लाइबिलिटी बढ़ी। ठीक है, दूसरी होगी एसेट्स बढ़ेगी और समाओ मेरी इनकम बढ़ेगी, तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी एडजस्टमेंट क्या हो सकती है कि मेरी एसेट्स कम हो रही हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तीसरी क्या हो सकती है, मेरी एसेट्स कम हो रही हैं, मेरे एक्सपेंस है ना, वो सॉरी, मेरी जो नेट प्रॉफिट है ना वो भी कम हो रहा है। ठीक है, लाइबिलिटीज अगर बढ़ेंगी तो मेरे एक्सपेंस कम होंगे। ठीक है, या एसेट्स बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर देखो बैलेंस शीट में एंट्री एडजस्ट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ बढ़ेगी एक तरफ कम होगी। दिक्कत कब आपको, प्रॉब्लम कब आएगी, जब एक एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में हो रही है, दूसरी एडजस्टमेंट P&L में हो रही है। ठीक है, तो उसका सिंपल है, एसेट्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एसेट कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, लाइबिलिटी कम होगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी मतलब बढ़ेगी सचिन भाई, तो कैश बढ़ेगा ना? नहीं देखो, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी दो चीजें हो सकती हैं। अगर मेरी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट है तो आपने ठीक बोला, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो मेरा कैश भी बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, है अगर ना? दोनों साइड बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट है। अब सपोज एडजस्टमेंट ये है, हाँ। लिखा, ये हाँ, सपोज ये लिखा होता जो मेरे अकाउंट्स मैंने कुछ रिसीव किया था मटेरियल, ठीक है, हम्म ड्यूरिंग द ईयर, वो कंज्यूम भी कर लिया, उसका क्रेडिटर ईयर एंड पे क्रेडिटर आके खड़ा हो गया कि मेरे को आपने 1,000 रुपए देने हैं। तो हम्म। बुक्स में देख के भी ये रियलाइज कि हाँ, हमें इसे 1,000 रुपए देने हैं, बट हम रिकॉर्ड करना भूल गए। तो आप पेबल बढ़ाओगे 1,000 से। जब पेबल बढ़ाओगे तो इट मीन्स जो उससे मेरा मटेरियल आया है, ठीक है, वो हम्म। आया है, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, तो यानी वो कंज्यूम हो चुका होगा। तो दूसरी तरफ मैं अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ा दूंगा तो मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो मेरे प्रॉफिट कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं, हाँ। ठीक है। नहीं तो जस्ट फॉर ठीक है, क्लैरिटी ऑफ ऑल ऑन इन द क्लास, टेक्निकली हमारे चार हाँ पोर्शंस हैं: प्रॉफिट,
प्रॉफिट लॉस और लायबिलिटी एसेट्स, इन हाँ। चारों में से किसी दो में एंट्री जरूर होगी। हाँ, किसी दो में नहीं, कई बार क्या होता है ना, पूरी एंट्री है ना एसेट साइड भी हो जाती है। अच्छा, ये भी हो जाता। हाँ, सपोज आपको बोला जाए कि हमारे एक रिसीवेबल ने पेमेंट कर रखी थी बट एंट्री भूल गए करना, है। तो हम क्या करेंगे, रिसीवेबल को कम करेंगे 2000 से और कैश को 2000 से बढ़ा देंगे। ओके ओके, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है मतलब। हाँ तो एंट्री टू एंट्री है, लेकिन दो जगह एंट्री जरूर होगी। एक हाँ, जगह से दो, ऐड होगी तो दूसरी जगह उतनी माइनस होगी, क्योंकि बैलेंस तभी हाँ होगा। हाँ, डबल एंट्री होगी। ठीक है, ठीक है तो दादा। अब जैसे हमारे ये वाला है, तो ऐसे ही आप देखोगे इनकम टैक्स एक्सपेंस की एंट्री ये भी हमने करी है। वेजेस अर्नड बाय एम्प्लॉय बट नॉट येट पेड इन दिसंबर, $2100। तो $2100 यानी कि हमने एम्प्लॉयज को पे करने हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे वेजेस पेबल दिखाएंगे 2100, इधर जो हमारे वेजेस हैं तो कॉस्ट यहाँ पे वो दिखाएंगे ऑपरेटिंग वेजेस। एक्सपेंस में दिखाएंगे ना ये? नहीं, वेजेस नहीं, है, वेजेस हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, अच्छा, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट से पहले आएंगे यहाँ पे। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ 2100 से बढ़ा देंगे एक्सपेंसेस, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा 2100 से। तो ये तो देखो इस सैलरीज तरीके, और वेजेस अलग अलग है क्या? देखो जनरली जो वेजेस बोलते हैं ना, जो मतलब टर्म्स यूज होती हैं, वेजेस यूज होते हैं फैक्ट्रीज में, ओके तो वो बेसिकली हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। सैलरीज ओके। के हमारे दो पार्ट होते हैं, वन इज डायरेक्ट, वन इज इनडायरेक्ट। जो सपोज प्रोडक्शन हेड है, जो प्रोडक्शन देख रहा है, उसकी जो सैलरी होती है वो डायरेक्ट होती है, लेकिन जो एडमिन में है, जो अकाउंट्स में है, सेल्स में है, ठीक है, उन जो सीईओ है, उन सब की जो सैलरीज होती है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। वो डायरेक्ट प्रोडक्शन को हिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ओके समहाउ कंपनी के ऑपरेशन के लिए जरूरी है, तो वो ऑपरेशंस में आ जाते हैं। और जो मार्केटिंग और सेल्स के लोगों की जो सैलरी होती है वो हमारे सेल्स एक्सपेंस में जाता है। ठीक है, ठीक, ठीक थैंक है, यू। तो दिस इज द मतलब लेवल। तो आई व्हाट आई सजेस्ट कि लाइक व्हाट यू ऑल कैन डू, कि एक बार है ना जितने भी ये वाला क्वेश्चन है, और प्लस जो आपके अदर्स भी कुछ 2-3 क्वेश्चन करो आप इसके ऊपर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट 2-3 तो कर ही लेना मिनिमम, ज्यादा कर सकते हो तो ज्यादा कर लेना, और बेटर है आप पास्ट पेपर में से करो। तो 2-3 क्वेश्चन करके, इफ यू हैव एनी क्वेरी, तो वी कैन हैव अनदर सेशन ओनली फॉर द क्वेरीज। ओके परफेक्टली फाइन दादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो तो सुनील,